इस क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा जो चैप्टर है स्टडी करने के लिए उसका नाम है नोमैडिक एम्पायर यानी यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य में हम मंगोलिया की मंगोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था विश्व में और जो कई बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसका नेता था चंगेज़ खान नाम का मंगोल, जिसने बहुत सारी जातियों को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली समुदाय में उनको बदल कर रख दिया और एक सैनिक समुदाय में बदल कर रख दिया। आइए हम मंगोल जनजाति या मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लेते हैं। आखिरकार किस पृष्ठभूमि के रहने वाले थे, क्या इनके समाज के नियम थे जिसके कारण इतने शक्तिशाली बने। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा, जिस मैप को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने विस्तृत साम्राज्य में मंगोलिया के साम्राज्य या मंगोलिया के लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये आप जैसे कि देख सकते हैं मंगोल साम्राज्य लिखा हुआ है और ये कहीं पर यहाँ पर मंगोलिया नाम का आज एक छोटा सा देश है जहाँ के रहने वाले थे मंगोल, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो इस क्षेत्र से निकल करके मंगोल लोगों ने चंगेज़ खान के नेतृत्व में और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके नेतृत्व में विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कराकोरम मंगोलिया की शुरू में राजधानी थी, मंगोलों की राजधानी थी और बाद में उन्होंने इस तरीके से ये बहुत विस्तृत चीन जैसे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और मॉस्को हो गया, यूरोप हो गया, बाजेंटाइन एम्पायर का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इतने बड़े क्षेत्र तक इनका विस्तृत साम्राज्य एक समय में फैल चुका था। और ये लोग कौन थे? ये थे यायावर। यायावर का मतलब होता है नोमैडिक। नोमैडिक मतलब जनजातीय लोग, खानाबदोश लोग, जिनके रीति रिवाज उन सभ्यताओं के रहने वाले लोगों, किसान समुदायों से अलग थे और ये एक प्रकार के शिकारी समुदाय थे। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्रफल में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। आइए मंगोलों की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि उनका समाज किस प्रकार का था, उनकी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था, वो स्टडी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मंगोल जनजाति विविध जन समुदाय का एक निकाय था, यानी कि मंगोलिया की जो मंगोल जनजाति है, ये मंगोल लोग थे, इनके अंदर अपने आप में बहुत सारे विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के और भी समुदाय हुआ करते थे, यानी कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था। यानी मंगोल ही मंगोल नहीं है, और जनजातियाँ भी इनके अंदर थी। ये मंगोल लोग जो मंगोलिया वाले क्षेत्र में रहते थे मोस्टली, पूर्व में तातार यानी तातार ट्राइब, खितान ट्राइब, मंचू ट्राइब और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने कारण परस्पर संबद्ध थे। यानी कि पूर्व दिशा में तातार जाति के लोगों से इनकी भाषा मिलती थी, खितान जाति के लोगों से इनकी भाषा मिलती थी, मंचू लोगों से इनकी भाषा मिलती थी और पश्चिम में तुर्की कबीला मतलब तुर्किस्तान वाले क्षेत्र में रहने वाले तुर्की कबीलों से इनकी भाषा के आधार पर समानता थी। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशु जनजाति के लोग पशुपालक थे, यानी जानवरों को चराते थे, और कुछ शिकारी संग्राहक थे, यानी कुछ हंटर गैदरर थे। तो कुछ पशुओं को चराने का काम करते थे, कुछ कुछ शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर थे। पशुपालक जो लोग थे, जानवर पालने वाले, एनिमल हस्बेंड्री करने वाले जो लोग थे, वो घोड़े पालते थे, भेड़ पालते थे और कुछ हद तक वह अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। तो यानी कि मुख्य रूप से मंगोल लोग भेड़, बकरी, घोड़े और ऊँटों को पाला करते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया के चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। तो यायावरीकरण का मतलब हो गया ये एक तरह से नोमैडिक लाइफ, यानी घुमक्कड़ जो जाति इनकी थी, लाइफ थी, वो मध्य एशिया की प्रसिद्ध चरवाहा ज़मीन, चारण भूमि मतलब पास्टोरल लैंड, जहाँ जानवरों को मैदानों में, घास के मैदानों में चराया जाता है। तो स्टेपीज ग्रास लैंड सेंट्रल एशिया का जो है कोल्ड ग्रास लैंड माना जाता है। स्टेपी घास के मैदानों में मंगोलिया के मंगोल लोग अपने जानवरों को चराया करते थे। आज यह स्टेपी आधुनिक मंगोलिया राज्य का एक हिस्सा भी है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था। यानी उस समय जिस प्रकार से आज भी मंगोलिया एक सुंदर देश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, और तब भी मंगोलिया बहुत सुंदर था, उसका आसमान साफ था, मैदानों में हरी घास थी, बड़े बड़े मैदान थे। मंगोलिया के पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थी। ध्यान दीजिएगा, मंगोलिया देश के पश्चिमी हिस्से में अल्ताई पहाड़ों, माउंटेन रेंजेस थी, बर्फीली चोटियां थी, स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस थी, अल्ताई पीक्स थे इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में मंगोलिया के। और दक्षिणी भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल था, यानी कि मंगोलिया के दक्षिणी हिस्से में है गोबी का मरुस्थल, जिसे हम गोबी का डेजर्ट कहते हैं। गोबी का डेजर्ट फेमस डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड है। गोबी जैसे सहारा है, वैसे गोबी का डेजर्ट भी फेमस है, मरुस्थल या रेगिस्तान। मंगोलिया के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और बर्फीली पहाड़ियां से
से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रही या पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे छोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। दोबारा से आप इसको सुनेंगे कि मंगोलिया जो ये देश है, इसके जो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन नदी है, सेलेंगा नदी है और बर्फीली पहाड़ियों से निकले हुए सैकड़ों झरने के पानी से यहाँ पर अनेक घास के मैदान होते थे, हरे भरे। और यहाँ पहले बड़े पैमाने पर छोटे मोटे शिकार मंगोलिया में किए जा रहे थे, जबकि मौसम सही हो, ऋतु अनुकूल हो तो यहाँ पर शिकार भी कर लिया जाता था। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते। शिकारी संग्राहक जो हंटर गैदरर थे वो कहाँ रहते थे? हंटर गैदरर में तो शिकार करते थे और शिकार का मांस इकट्ठा करके रख लेते थे ताकि उसको कभी भी खा सकें। पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहा करते थे। तो साइबेरियाई वन, साइबेरिया एक रूस का एक बड़ा विशाल क्षेत्र है आज, जहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इन साइबेरियाई क्षेत्रों में हंटर गैदरर रहते थे जो कि पशुपालकों से दूर थे। ये हंटर गैदरर जो होते थे पशुपालक लोगों की तुलना में गरीब हुआ करते थे। पशुपालक जो जानवरों को पालते थे उनकी तुलना में हंटर गैदरर जो साइबेरियाई क्षेत्र में ठंडे क्षेत्रों में थे तो गरीब थे। ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। यानी हंटर गैदरर जानवरों को पकड़ने का काम करते थे गर्मियों में और फिर उसका व्यापार करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया। यानी मंगोलिया देश तो है लेकिन मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में बहुत ज़्यादा कम तापमान पाया जा रहा था और मंगोलिया में थोड़ा सा तापमान ठीक था। तो कुल मिलाकर के कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। बहुत लंबा समय शीत ऋतु का आता था, ठंड का, कोल्ड का वेदर चलता था और फिर थोड़ा समय के लिए ही गर्मियों का मौसम आता था मंगोलिया में, ठीक है। और जहाँ पशुओं को चराया जा रहा था उस क्षेत्र में सीमित अवधियों में साल के, यानी कि यहाँ पर खेती करना बहुत कठिन था, तो कृषि करना बहुत संभव था परंतु कुछ समय के लिए। लेकिन मंगोलिया के लोग, मंगोलिया जनजाति के लोग अपने पश्चिमी दिशा में रहने वाले तुर्क जनजाति के लोगों के खिलाफ के विपरीत जो है कृषि कार्य को इन्होंने कभी नहीं अपनाया, है ना। और लेकिन एक समस्या और थी, जबकि ये पशुचारण करते थे, जानवर पालते थे, शिकारी संग्राहक भी थे ये लोग, लेकिन इनकी जो घनी आबादी मंगोलिया की अगर कहीं पर थी तो उनका पेट सिर्फ इससे नहीं भरा जा सकता था कि ये पशुचारण करते रहें, जानवर चराते रहें या शिकारी संग्रहण करते रहे। बड़ी ज़िंदगी इनकी कठिन थी। इसलिए मंगोलिया में कभी भी कोई बड़ा शहर क्यों नहीं उभरा? क्योंकि दरअसल क्या हुआ कि इन लोगों की ज़िंदगी जानवर चराने, शिकारी संग्राहक बनने में रह गई। तो जब जनसंख्या क्यों बढ़नी थी, जब अनाज उगाएंगे नहीं, खेती करेंगे नहीं, तो मंगोलिया में कई क्षेत्रों में कोई भी शहर उभर कर कभी आया ही नहीं। मंगोलिया के लोग तंबुओं में रहते थे और रहते अभी भी काफ़ी संख्या में। जर इनके तंबुओं को कहा जाता, इनके घरों को जर कहा जाता था या इनके तंबुओं को जर कहा जाता था। और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चलते थे। यानी कि इनके जानवर ही इनका धन थे और सर्दियों में ये लोग सर्दी में अपने जो ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी जिन क्षेत्रों में, वहाँ से गर्मियों की भूमि की तरफ चल देते थे अपने जानवरों को लेकर के। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है ओनोन नदी का, मंगोलिया का बहुत सुंदर दृश्य है। मंगोलिया आज भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग तंबुओं में आज भी रहते हैं। उनका एक खाना बदोश ज़िंदगी जीने का अभी भी मंगोलिया में रिवाज है और एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी उलान बटोर है। तो इस प्रकार से मंगोलिया की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि इस तरह की है जहाँ पर इनके समाज में तातार, खितान और मंचू लोग, जनजाति के लोग थे। पश्चिम में तुर्की कबीलों से इनका समानता थी। ये लोग मुख्य रूप से घोड़े, भेड़, बकरी, ऊँट आदि जानवर पाला करते थे। मुख्य रूप से मंगोलिया के लोग शिकारी संग्राहक थे और पशुपालक जानवर भी पालते थे। ये शिकारी संग्राहक लोग इनके जो है साइबेरिया वाले वनों में, जंगलों में रहा करते थे और गरीब हुआ करते थे, जबकि पशुपालकों की स्थिति आमतौर पर ठीक ठाक हुआ करती थी। बर्फीली चोटियों और शुष्क गोबी के डेजर्ट में ये मंगोलिया फैला हुआ था। इसके साथ साथ मंगोलिया देश में जो है और भी कई विशेषताएं बताई गई हैं। उन विशेषताओं में प्रमुख रूप से ये कि सर्दियों की ऋतु में ये गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते थे जहाँ पर जानवरों को चरा सके। ये अपने जर यानी कि अपने तंबुओं में रहा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन इनको कृषि करना पसंद नहीं था। इन्होंने पशुपालन ही किया और अपने जानवरों को ही चराया और साथ ही साथ इन लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री ही की। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपके पास है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।